वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर जो है दैट इज़ ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो है आपके सामने लेकर आया हूँ। सो आज उसके बारे में अभी इट इज़ अगेन नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द होल चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, इसीलिए मैं एक समरी में इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू जस्ट इस वीडियो में जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर फोकस करने के बाद वंस यू नो गो थ्रू द समरी वट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो होने के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। घर पे जाके अपने टेक्स्ट बुक ज़रूर देखें और फुल स्टोरी जो है वो पढ़ें। सो ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज़ रिटन बाय अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एज यूजुअल जैसा हम करते हैं, जैसा हम स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द ऑथर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे वाज एन अमेरिकन नोवेलिस्ट। सो नोवेलिस्ट कौन होता है? जिसको नोवेल लिखने वाला, ठीक है। एक नोबेल प्राइज़, वो नोवेलिस्ट नहीं है, ये नॉवेलिस्ट है, ठीक है। नोवेल मीन्स वन हु राइट्स नॉवेल्स, जो नॉवेल्स लिखता है। तो अमेरिकन नोवेलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो, जर्नलिस्ट भी रहे। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 जुलाई 1899 इन ओक पार्क यूएस। आफ्टर द हाई स्कूल ही स्पेंड फ्यू मंथ्स इन कैंसास सिटी एज अ रिपोर्टर का काम उन्होंने किया वहाँ पे। ही पब्लिश्ड हिज डेब्यू नोवेल। डेब्यू क्या होता है किसी चीज़ का? व्हाट इज़ डेब्यू? जैसे हम कहते हैं कि डेब्यू मैच या डेब्यू। सो डेब्यू इज़ द फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जो चीज़ मतलब स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके कैरियर का डेब्यू मैच, मतलब द फर्स्ट मैच ही प्लेड, वैसे ही इनका जो पहला नोवेल था उन्होंने फर्स्ट डेब्यू नोवेल द सन ऑल्सो राइजेज इन 1926। तो नाम क्या था उस नोवेल का? द सन ऑल्सो राइजेज। वो कब लिखी थी उन्होंने? 1926 में। हिज कॉमिकल स्टाइल, तो हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज कॉमिकल। वो एक comical, economical style had a strong influence on 20th century fiction, while his adventurous life and public image influenced later generation. तो उनकी जो शख्सियत थी, he was a very influential person। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी थी, जो एडवेंचर से भरी हुई उनकी लाइफ थी, उनको देखते हुए आने वाले जनरेशन ने उनको आइडलाइज़ किया और उनकी राइटिंग्स को और उनकी लाइफ को फॉलो करते हुए उनको एज अ आइडल माना। तो ही पब्लिश्ड 7 नॉवेल्स। अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में जो थे 7 नॉवेल्स पब्लिश किए, 6 शॉर्ट स्टोरीज़ कलेक्शन थी और 2 नॉन फिक्शन वर्क था। इन 1918 ही वाज सीरियसली वोंडेड एंड रिटर्न होम। तो ज़ख्मी हो गए वो 1918 में और उसके बाद जो है वो वापस घर लौटे। हिज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज द रिजल्ट ऑफ हिज वॉर टाइम एक्सपीरियंस। तो वो सोल्जर भी रहे थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था एज अ सोल्जर, उसने उस चीज़ से भी काफ़ी इंस्पायर हुए और अपनी राइटिंग्स में, उनकी राइटिंग्स में वो चीज़ें जो है वो दिखती हैं। और उनमें से एक नॉवेल था उनका अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये उनका उसी एक्सपीरियंस का जो रिज़ल्ट था कि जो उन्होंने लिखा। मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर नाउन टू बी द क्लासिक ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। ही रोट फॉर हुम द बेल ट्रॉल्स इन 1940। तो एक और राइटिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर हुम द बेल ट्रॉल्स। 1940 में उन्होंने लिखी। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्पेनिश सिविल वॉर, जब स्पेनिश सिविल वॉर से वो वापस लौटते, वेयर ही हैड बीन अ जर्नलिस्ट, जहाँ जिस वॉर जर्नलिस्ट थे वो, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर द पब्लिकेशन, जब भी ये पब्लिकेशन होगी इस पर्टिकुलर होम द बेल ट्रॉल्स, फॉर होम द बेल ट्रॉल्स की जब पब्लिकेशन हो गई, द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके बाद ये जो ओल्ड मैन और सी 1952 में लिखा है। हेमिंगवे वेंट ऑन सफारी टू अफ्रीका। सफारी एक सफ़र, एक जर्नी में वो निकल पड़े अफ्रीकन सफारी के लिए। सो वेयर ही वाज
ऑलमोस्ट किल्ड इन 2 सक्सेसिव प्लान क्रैशेस। तो 2 बैक टू बैक प्लान क्रैश हुए उनके, जिनमें ऑलमोस्ट उनकी डेथ होते होते वो बच गए। फॉर हिज रिमेनिंग लाइफ ही वॉज लेफ्ट इन पेन। इसीलिए वो जो जख्म, वो जो घाव, वो जो चोटें थी, उनकी वजह से उनके बाद आने वाली जो उनकी ज़िंदगी थी काफ़ी दर्द में भी थी। ही किल्ड हिमसेल्फ इन 1961। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को खुदकुशी उन्होंने कर ली थी 1961 में। ही वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954 में। तो 1954 में उनको लिटरेचर के नोबल प्राइज़ भी दिया गया था। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट, अबाउट द ऑथर। आई एम सॉरी, जो राइटर या ऑथर है उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग अबाउट देम। सो अब थोड़ा सा हम अगर पढ़ते हैं तो समरी के बारे में बताता हूँ। तो फुल स्टोरी तो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं रीड आउट कर पाऊँगा। सो एक समरी अगर मैं पढ़ूँ आपके सामने, द स्टोरी इज़ सेट इन द कंट्री साइड। व्हाट इज़ द कंट्री साइड? कंट्री साइड एक होता है द सेंट्रल टाउन और अ सेंट्रल एक प्लेस जो होता है, हार्ट ऑफ द सिटी। तो कंट्री साइड इज़ विलेजेस, आउटस्कर्ट एरियाज़ की बात करें तो कंट्री साइड में ये स्टोरी जो है वो सेट की गई है। और ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर एन ओल्ड मैन हु वाज वेयरिंग स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स मीन चश्मा जो उनका फ्रेम था वो स्टील का था। एंड डर्टी क्लोथ्स, और गंदे से कपड़े। ही सिट्स एग्जॉस्टेड बाय द रोड, वो बिल्कुल थकान से थके हारे हुए जो है वो क्या करते हैं, वो उसको दिखाई देते हैं एट द ब्रिज, द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सो अभी मैं कैमरा ऑन कर लूँ तो बेटर रहेगा आई गेस। तो द ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो स्टोरी है वो सेट की गई है स्पेनिश एक सिविल वॉर के ड्यूरिंग। और उसमें एक शख्स जो है, मैं उसके बाद कैरेक्टर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। कैरेक्टर स्केच में आप लोग देखेंगे कि ओल्ड मैन की किस तरीके का कैरेक्टर उनका रहा है। तो उनकी अभी जो भी है आउटसाइड अपीयरेंस की बात हो रही है, एकदम स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं और गंदे से कपड़े उन्होंने पहने हुए, और थकान से हारे हुए एक ब्रिज के पास जो है एक नियरा पैंटून ब्रिज। पैंटून ब्रिज इज़ नॉट अ परमानेंट काइंड ऑफ ब्रिज, ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ ब्रिज होता है दैट क्रॉसेज अ रिवर, जो एक दरिया के ऊपर जो वो लगाया गया। पीजेंट, रेफ्यूजीज एंड रिपब्लिकन सोल्जर्स वेयर फ्लीइंग फ्रॉम द, व्हाट इज फ्लीइंग मतलब जा रहे थे, दे वर अबंडनिंग दैट प्लेस फ्रॉम द एडवांसिंग फैसिस्ट आर्मी। कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, एक कानवाई से हम कहते हैं, हमने देखा होगा कि जब आर्मी की कानवाई चलती है तो एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है पूरी एकदम लाइन से, तो उसी तरीके का नज़ारा वहाँ पर था। कार्ट्स थे, ट्रक्स थे, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे वेर ऑल्सो क्रॉसिंग द ब्रिज। सो एक वॉर सिचुएशन था जिसमें क्या हो रहा था, इस ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन लोग जो थे उस पर्टिकुलर एरिया को खाली करके जो है वहाँ से निकल रहे थे। सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो नरेटर है इस कहानी के, हु इज़ क्रॉसिंग द ब्रिज, इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग द ब्रिज एज अ पार्ट ऑफ हिज business and out of to what point the enemy had advanced, notices the old man while crossing back। तो उसी दौरान जो नरेटर है, जिन्होंने ये स्टोरी नरेट की है, उसी दौरान वो भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि वो भी अपने बिजनेस के हिसाब से वहाँ से निकल रहे थे जैसे कि बाकी लोग निकल रहे थे। तो वो भी उस बंदे को, उस ओल्ड मैन को नोटिस करते हैं। वो थका हारा सा गंदे से कपड़े पहना हुआ बंदा उसके साथ, अपॉन क्वेश्चनिंग हिम, और जाके उससे जब सवाल करते हैं, ही कम्स टू नो, और वो पता चलता है, ही कम्स टू नो दैट द ओल्ड मैन इज़ फ्रॉम अ टाउन सैन कार्लोस। तो किस शहर के रहने वाले हैं? सैन कार्लोस के रहने वाले, उन्हें जब पता चलता है। ही इज़ सो एग्जॉस्टेड एज ही हैज़ जस्ट वॉक 12 किलोमीटर्स। तो वो थकावट से क्यों थकान होगी? क्योंकि 12 किलोमीटर तक का सफ़र वो कर चुके हैं अपने होम टाउन से, दैट इज़ एज टू, ठीक है, हॉल्ट एट द, हॉल्ट होता है रुकना, हॉल्ट एट द ब्रिज। तो थकावट के मारे उन्हें रुकना पड़ रहा है। हिज ड्यूटी इज़ टू टेक केयर, उनकी ड्यूटी क्या है? टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। उनका जो काम है वो ये है कि वो अपने जानवरों का देख रेख करते हैं। लेफ्ट बिहाइंड एंड ही इज़ मोर कॉन्शियस एंड वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, ठीक है, रादर देन हिज ओन। तो वो उसको अपनी फिक्र नहीं हो रही है। तो ही इज़ वरीड अबाउट द ड्यूटी ही हैज़ बीन असाइंड और गिवन, दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। तो वो अपने जानवरों के बारे में काफ़ी परेशान हो रहा है, हालांकि अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें कोई भी सेफ्टी की फ़िक्र नहीं है। ही इज़ इन चार्ज ऑफ 2 गोट्स। वो क्या है? वो अपनी 2 बकरियों के इंचार्ज है। एक बिल्ली उनके अंडर है, 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स हैं। सैडली ही इज़ कंपेल्ड इज़ ना चाहते हुए भी, ही इज़ कंपेल्ड टू लीव देम बिहाइंड। तो वॉर है, वॉर सिचुएशन है, उस टाइम पे जान बचाने की जो है बचती है, तो जानवरों को पीछे छोड़कर मजबूरन उसे क्या करना पड़ रहा है? वहाँ से निकलना पड़ रहा है। सो ही टेल्स दैट द कैट विल, अभी वो जब क्वेश्चन करता है उसको, ठीक है, जब क्वेश्चन होता है, स्पेनिश वॉर मैंने यहाँ पे एक इमेज में दिखाने की कोशिश की, 1936 से 1939 तक चली थी।
उसी दौरान की ये कहानी है। तो जब उससे क्वेश्चन किया जाता है, नरेटर आस्क्स हिम अबाउट वेयर इज़ ही फ्रॉम, व्हाट इज़ ही डूइंग हियर, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, तो व्हाट ही टेल्स दैट द कैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ बट डजंट नो व्हाट विल हैपन टू द अदर एनिमल्स। कहा गया कि चलो बिल्ली तो अपनी देख रेख खुद कर लेगी, क्योंकि बिल्ली का वैसा एक नेचर है, बिल्लियाँ खुद अपने आप का केयर कर सकती हैं, बट ही डजंट नो व्हाट विल द पिजन्स डू, व्हाट विल द गोट्स डू, उसको नहीं पता है। द करेस्पॉन्डेंट सजेस्ट दैट, करेस्पॉन्डेंट यहाँ पे कौन है, जो नरेटर है, वही जो सवाल कर रहा है, वो सजेस्ट करता है दैट ही कैन कैच अ ट्रक, वो उसको बताता है कि आप एक ट्रक पकड़ लो और बार्सिलोना की तरफ चले जाओ। सो बार्सिलोना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत ही मशहूर एक नेशन है, फुटबॉल के लिए जाना जाता है। सो क्रॉस रोड्स, बट द ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, ही डजंट नो एनीवन, वहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानते, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। द करेस्पॉन्डेंट सीम्स अनकंसर्न्ड एंड थिंक्स दैट soon the enemy would cross the bridge and the old man would meet his fate। और जो बंदा, मतलब लोग तो वहाँ से भाग रहे थे ना, तो ओल्ड मैन वहाँ पे बैठा हुआ था चुपचाप से, तो करेस्पॉन्डेंट सवाल करता है, उसको थोड़ी सजेशन देता है। बाद में जब ओल्ड मैन नहीं सुनता है, तो बाद में नरेटर ये कहता है, या जो करेस्पॉन्डेंट ये कहता है कि थोड़े टाइम के बाद दुश्मन यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद ओल्ड मैन विल मीट हिज फेट, मतलब वो अपनी किस्मत से बेचारा वो मारा जाएगा। सो दिस वाज द बेसिकली द शॉर्ट, एक हिसाब से मैंने आपको जो है वो समरी बता दी उसकी। नाउ कम टू द थीम क्या है, वाई हैज़ बिन दिस स्टोरी पुट इनटू योर सिलेबस, आप लोगों के से क्यों पढ़ाई जा रही है, व्हाट इज़ द मेन, क्या थीम क्या है जो रिप्रेजेंट कर रही है स्टोरी। सो द थीम ऑफ द स्टोरी ओल्ड मैन इज द सेंस ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर थ्रू द ओल्ड मैन क्या दिखाया गया, सेंस ऑफ ड्यूटी दिखाई गई कि बिसाइड्स बीइंग इन अ सिचुएशन, इन अ वॉर सिचुएशन, ही डजेंट केयर अबाउट पर्सनल सेल्फ, अपने आप के बारे में वो नहीं सोच रहा है, बट ही इज़ वरीड अबाउट इज द ड्यूटी ही हैज़ बीन असाइंड, ही इज़ वरीड अबाउट द ड्यूटी ही हैज़ बीन गिवन, दैट इज़ टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। सो वो अपनी बात नहीं कर रहा है कि मैं थक चुका हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं घर हूँ। वट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही इज़ टॉकिंग अबाउट बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली तो अपनी देख रेख कर लेगी, गोट्स क्या करेंगे, पिजन क्या करेंगे। सो वो सेंस ऑफ ड्यूटी का एहसास दिलाने के लिए कि पीपल हु आर रियली अपने काम के लिए जो ईमानदार है, वो सेंस यहाँ पे दिखाने की बात जो है आप लोगों को सिखाने की बात की गई है। सो द टाउन हैज़ टू बी इवैक्यूएटेड अगेन, इवैक्यूएट खाली कराना, आर्टिलरी की वजह से, आर्टिलरी गोलाबारी जब हो रही है उस वजह से। द यंग सोल्जर्स ड्यूटी इज़ टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ लेफ्ट द टाउन, तो सोल्जर्स का काम उस टाइम पे ये कि वो गांव खाली कराया जाए क्योंकि आर्टिलरी हो रही है। सो व्हेन द नरेटर सीज द ओल्ड मैन, जब नरेटर देखता है उसको ब्रिज के पास देखे हुए, वाइल एक्सप्लोरिंग द रीजन, ही फील्स एम्पैथी, तो उससे थोड़ा सा हमदर्दी उसके पास उसे आ जाती है फॉर हिम, एंड एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, और वो अपना इसको फ़र्ज समझता है, काम समझता है, अर्जेस हिम टू लीव द प्लेस, और कहता है कि इस जगह को छोड़ दो जल्द से जल्द, यहाँ पर मत बैठो। बट द ओल्ड मैन इज़ टू टायर्ड, वो काफ़ी थक चुका है, बिकॉज ही हैज़ वॉकड अबाउट 12 किलोमीटर्स, एंड अबव ऑल हिज केयरिंग नेचर, उसकी जो केयरिंग नेचर है, वो अपनी ड्यूटी को जो है वो जो असाइन की गई है उसको नहीं भूलता है, टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स, रेस्ट्रिक्ट्स हिम फ्रॉम गोइंग, और वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बिकॉज मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं पूरी करूँगा, अपने जानवरों की जो है हिफाजत करूँगा। द स्टोरी एक और चीज़ बता रहा है, द स्टोरी ऑल्सो कन्वेज द प्रॉब्लम फेस बाय द इनोसेंट्स एंड द हेल्पलेस विक्टिम्स। विक्टिम्स कौन होते हैं, वार विक्टिम्स होते हैं, जो कि जंग तो दो मुल्कों के बीच में हो रही होती है, बट सफ़रर्स कौन है, बेचारे कॉमन लोग हैं जिनको अपना शहर, अपना गांव छोड़कर भागना पड़ता है, अपने जानवरों को, अपना बाल मवेशी को छोड़ के भागना पड़ता है। सो इट्स अ शॉर्ट बट हार्ट टचिंग छोटी सी एक स्टोरी है, हार्ट बट दिल को छू लेने वाली एक स्टोरी, कि किस हिसाब से एक शख्स बेचारा जो गरीब सा शख्स है, जो अपने जानवरों के साथ अपने छोटे से गांव में खुश है, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, ही हैज़ टू लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सेटअप किया गया है, तो यहाँ पर कोई भी सेंटिमेंटल वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं, अवॉइड किए गए हैं, क्लाइमैक्स इज मिसिंग एंड एवरीथिंग इज लेफ्ट ऑन रीडर्स ओपिनियन। यहाँ पर ऐसा कोई क्लाइमैक्स नहीं दिया गया है कि आपको एकदम स्टोरी में जैसा होता है ना कि एंड इस तरीके से, कोई एंड नहीं बताया गया है। एंड जो है वो रीडर के अपने ओपिनियन के ऊपर, रीडर खुद वो चीज़ डिसाइड कर सकता है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, कि भाई उसका एंड क्या होगा। द स्टोरी कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ मेटाफर्स, ये मैंने आपको मेटाफर्स, सिमिलीज, सिम्बल्स एंड टेक्निक्स सब कुछ ऑलरेडी क्लासेस में बताए हुए हैं। वन ऑफ द सिम्बल्स इन द ब्रिज, यहाँ पर एक और सिम्बलाइज किया गया, सिम्बलिज्म यूज़ किया गया, दैट इज़ ब्रिज। ब्रिज यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ ब्रिज इज़ रिस्क या डेंजर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनसर्टिनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, विच इक्वलाइजेज द फीलिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग वॉर टाइम, जो वॉर टाइम में लोग फील करते हैं। पीपल फील इनसिक्योर एंड अनसेफ
एंड फ्राइटेंड। तो ये सब अभी बीइंग इन J&K वी आर ऑल अवेयर ऑफ, आई डोंट नो इस जनरेशन का नहीं पता, बट 1990s के जो भी लोग हैं दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि कितनी इनसिक्योरिटी, कितना अनसेफ फील करते थे, कितना डरे हुए लोग फील करते थे, बट दे डू नॉट वांट टू गिव अप। पर हम लोग फिर भी अपना गांव, अपना शहर छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, बिकॉज ये अपनी सरजमीन को हम अपना मानते हैं। सो ये सिम्बलाइज किया गया इसमें एक। द नेक्स्ट थिंग इज द ब्रिज ऑल्सो सिम्बलाइजेस। अब ब्रिज क्या सिम्बलाइज कर रहा है? लाइफ को सिम्बलाइज कर रहा है। ऑन वन साइड देयर इज डेथ, क्योंकि ब्रिज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे डेथ है, क्योंकि एनिमी वहाँ पे क्या कर रहा है? अप्रोच करने वाला है। एंड ऑन द एनिमी इज अप्रोचिंग एंड ऑन द अदर साइड देयर इज लाइफ। और दूसरी तरफ अगर वो पुल क्रॉस करके हम उस साइड चले जाते हैं तो हमें ज़िंदगी मिल जाएगी। सक्सेस इज फ्लिंग। दैट इज ईस्टर संडे विच सिग्निफाइज द होप एंड फेथ। तो ईस्टर संडे क्रिश्चियनिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ईस्टर संडे सिग्निफाइज द होप एंड फेथ इन गॉड। तो रेफ्यूजीज़ हैव द सेम काइंड ऑफ फीलिंग, रेफ्यूजीज़ को भी सेम काइंड ऑफ फीलिंग होती है। रेफ्यूजीज़ आर द पर्सन जिनको वॉर टाइम में अपना शहर, अपना गांव छोड़ के भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। दे फील इनसिक्योरिटी एंड डेंजर। एक तरफ से उनको इनसिक्योरिटी और खतरा तो लग रहा है, बट दूसरी तरफ से उन्हें उम्मीद है ऊपर वाले के ऊपर एंड देयर आर्मी के ऊपर। एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज सिम्बल्स इन द स्टोरी। तो जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया इस स्टोरी में सिम्बलाइज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिजन का इस्तेमाल किया गया। पिजन्स आर द सिंबल ऑफ पीस। ये हमें पता है कि शांति का प्रतीक होते हैं पिजन, विच विल फ्लाई अवे फ्रॉम द वॉर एज द रेफ्यूजीज विल। जिस तरीके से रेफ्यूजीज उड़कर भाग जाएंगे, वैसे पिजन्स भी जो है वो दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम द वॉर एज द रेफ्यूजीज विल। द कैट इज इंडिपेंडेंट। कैट क्या सिम्बलाइज कर रहा है? इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट नीड एवरीबॉडीज हेल्प। वेयर एज, तो यहाँ पर जो कैट सिम्बलाइज कर रही है वो इंडिपेंडेंट लोगों को सिम्बलाइज कर रही है। वेयर एज जहाँ पर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, गोट्स जो है वो काफ़ी इज़ अ मीक एंड सबमिसिव एनिमल, काफ़ी शांत किस्म का, सबमिसिव किस्म का जानवर है। ओल्ड मैन सिचुएशन इज द स्टोरी इज लाइक दैट ऑफ अ गोट। अब यहाँ पर सिंबलाइज क्या, किस तरीके से किया गया? देखिए, गोट्स के ज़रिए से उस ओल्ड मैन की लाइफ को सिंबलाइज किया गया कि जिस तरीके से वो एकदम सबमिसिव नेचर की गोट्स होती है, दिस ओल्ड मैन इज ऑल्सो सबमिसिव एंड हेल्पलेस। ठीक है। द एंड इज अब्रप्ट एंड द आयरोनिकल सिचुएशन अराइजेज। द ओल्ड मैन इज लेफ्ट टू हिज फेट। तो ओल्ड मैन एट द एंड ऑफ द स्टोरी में आप पढ़ेंगे, जो ओल्ड मैन होता है वो उसी ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ रह जाता है। इट्स ईस्टर संडे, द डे ऑफ क्राइस्ट रिजरेक्शन। और ऐसा हम लोग रीडर जो है वो इस चीज़ को देख सकता है कि एट द एंड ऑफ द व्हाट विल हैपन, द गोट्स विल डाई, द पिजन्स विल फ्लाई, द कैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, and the old man will meet his fate, the enemy will approach and they will kill the old man. So this is the symbolization that has been used. तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि इस चैप्टर का क्या सिम्बलिज्म है, क्या थीम है। सो दिस इज़ इट। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पे दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, वन इज़ द नरेटर एंड अदर वन इज़ द ओल्ड मैन। सो ओल्ड मैन के बारे में ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ आई जूम इन, थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखाई देगा। देखिए, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ 76-year-old मैन, अ वॉर रेफ्यूजी हु हैज़ नॉट बीन गिवन एनी नेम, जिसका यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नाम जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोई नाम नहीं बताया इसको। ओल्ड मैन से उसको क्या किया गया है? एड्रेस किया गया। 76-year-old एज का वो, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ही हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड बाय द सिविल वॉर की वजह से उसे अपनी जगह छोड़कर यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। उसके अलावा ही हैड नो फैमिली, उसको अपनी कोई फैमिली नहीं थी, कोई परिवार नहीं। एंड वाज विदाउट पॉलिटिक्स, और उसका सियासत में भी कोई रोल नहीं था। बट फ्यू एनिमल्स वेयर हिज वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो थी उसकी क्या थी? वो उन जानवरों के इर्द गिर्द घूमती थी, वही उनकी दुनिया थी, और वॉर की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। ही वॉज वरीड अबाउट देयर सेफ्टी, वो उनकी सेफ्टी के बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में वरी कर रहा था। ही वॉज कन्फ्यूज, काफ़ी कन्फ्यूज था, मैं जाऊँ, मैं रुकूँ, मैं कहाँ जाऊँ, डिसकनेक्टेड था उस दुनिया से। ही हैड मेड अ कोकून अराउंड हिमसेल्फ, उसने अपने इर्द गिर्द अपने सिल्क वॉर्म का कोकून देखा होगा, उस तरीके से अपने वो ना यहाँ जा पा रहा था ना वहाँ जा पा रहा था। विच ही लिव्ड आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो बाकी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड सी ज़िंदगी वो जी रहा था। सो अभी यहाँ पे फिर से अगर मैं बताऊँ, ही रिमेन ऑक्यूपाइड इन हिज सेल्फ, वो अपने ही आप में ऑक्यूपाइड रहता था, अपने ही थॉट्स में, अपने ही ख्यालों में। वेयर देयर वाज नो प्लेस फॉर एनी वन एक्सेप्ट द एनिमल्स, जानवरों के अलावा उसकी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं थी। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, अब वो थक चुका था, यहाँ से वो कहीं जाना चाहता भी था, बट उसकी बॉडी, उसकी थकावट उसको जाने नहीं दे रही थी। ऑलरेडी 12 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुका था, सैन कार्लोस से लेकर ब्रिज तक।
सो ही वुड डाई एज एन अननेम्ड इनोसेंट विक्टिम ऑफ वॉर. वो जब उसकी जब मौत होगी तो एक अननेम्ड, उसका किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक इनोसेंट विक्टिम ऑफ वॉर कहलाएगा. बट व्हेन द सोल्जर आस्क्ड अबाउट द वेयर अबाउट्स क्या होता है कि कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जब उनसे पूछा गया सोल्जर में, ही फेल्ट हैप्पी, उसे खुश हुआ वो. ही वॉज ग्रेटफुल टूवर्ड्स हिम, वो उनका शुक्रिया अदा करता है कि मेरी भी किसी को फ़िक्र है. ही ओपनड अप हिज वरीज बिफोर हिम, और उसने अपनी फ़िक्र जो है उनके सामने रखी. ही फेल्ट गिल्टी एज ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हिज ड्यूटी, वो उसे बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो जानवरों की केयर करना उसको नहीं निभा पा रहा था. और प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स, ही वॉज लाइक द गोट्स, मैंने पहले बताया गोट्स की तरह था, वो हेल्पलेस फील कर रहा था. ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हैड टू सरेंडर ऑफ हिज फेट, और आखिरकार उसे अपनी जो किस्मत के आगे झुकना पड़ रहा था. सो ये पहला करेक्टर था. द अदर वन इज द नरेटर. द स्टोरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. अभी इसका जो सेटअप है और जो फर्स्ट पर्सन है, आप इसमें देखोगे टेंसेस यूज़ किए गए फर्स्ट पर्सन, नरेटेड बाय एन एनोनिमस सोल्जर. सोल्जर का भी कोई नाम नहीं है, किसी सोल्जर के द्वारा से जो वो नरेट किया गया है. सो द नरेटर डिड नॉट मेक क्लियर स्टेटमेंट्स अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं बताई है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही वॉज अ सोल्जर. सिर्फ इतना बताया कि वो खुद एक सोल्जर था. इट वॉज हिज ड्यूटी टू ऑब्जर्व द एडवांसमेंट, और वो देख रहा था कि किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है, एनिमी किस तरीके से ब्रिज जो है वो ब्रिज को अप्रोच कर रहा है और लोग किस तरीके से वहाँ से निकल रहे हैं. बट इट वॉज समवट ऑब्वियस दैट ही वॉज अमॉन्ग द पीपल हु वॉलेंटियर टू हेल्प द रिपब्लिकन्स. तो ही वॉज नॉट अ पर्टिकुलर भर्ती वाला सोल्जर नहीं था, बट ही वॉज द वन हु वॉज वॉलेंटियर, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा चलता है कि वॉलेंटियर लोग जाते थे सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए आर्मी में, वॉलेंटियर एडमिशन्स वो लोग लेते थे. बट ड्यूरिंग द वॉर, सिविल वॉर के दौरान वो हेल्प करने के लिए वॉलेंटियर किया गया था. इनिशियली ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ओल्ड मैन स्टोरी, पहले तो ओल्ड मैन की किसी भी कहानी पे दिलचस्पी नहीं रख रहा था. बट टेकिंग इंटरेस्ट, जब आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बात हुई, ही सॉ नो एंग्जाइटी ऑन हिज फेस. ठीक है, उसके अंदर मतलब उस शख्स के अंदर उस जगह को छोड़ने की कोई एंग्जाइटी नहीं थी. बट ही वॉज मोर वरीड अबाउट द एनिमल्स. टेकिंग इंटरेस्ट इन ही इंडल्ज इन कन्वर्सेशन, तो यही चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट किया उस नरेटर को और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया. ही रियलाइज्ड ओल्ड मैन्स कंडीशन, उसने पूरा ध्यान से उसकी कंडीशन को रियलाइज़ किया, उसको कंसोल किया, उसको बताया, उसको ऑप्शन दिए, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा किया करो. ठीक है, तो उसने कहा कि तुम्हारे जानवर ठीक रहेंगे, कोई बात नहीं. बट लाइवली डिस्क्रिप्शन ही मेड द रीडर सी द ओल्ड मैन. ही वॉज कॉन्शियस अबाउट द ओल्ड मैन सेफ्टी ऑल्दो वॉज अनेबल टू कन्विंस हिम टू मूव. हालांकि उसे काफ़ी फिक्र थी नरेटर को कि इसकी सेफ्टी का, कि दुश्मन कहीं इस तक पहुँच के इसे मार न दे, इसीलिए कन्विंस बट नहीं कर पाया वो उसे वहाँ से मूव करने के लिए. बट ही मेड हिम स्पीक एंड स्माइल बाई टॉकिंग अबाउट द ओल्ड मैन्स होम टाउन. तो उसके साथ थोड़ी देर बात करके नरेटर ने फिर भी उसे अच्छा फील कराया, उसके होम टाउन के बारे में बात करके. ही फेल्ट पिटी फॉर हिम, उसे उसके ऊपर दया तो आई, और उसने क्या कहा, देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, पर मैं उसके बारे में कुछ भी ना कर पाया. सो दीज वर द टू मेन कैरेक्टर्स. उसके बाद आते हैं हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ रिम्ड. रिम्ड बताया एज ऑफ बॉर्डर ऑफ समथिंग सर्कुलर. जैसे आप स्पेक्स लेते हैं तो सर्कुलर होते हैं, दो उसके चश्मे की जो फ्रेम होती है, तो रिम. तो आ गया पेंटून ब्रिज, टेम्परेरी फ्लोटिंग ब्रिज, मैंने कहा था पहले ही, नॉट अ परमानेंट ब्रिज. अगेन आ गया स्टैगर्ड. स्टैगर्ड इज अनस्टेडी मूवमेंट. ठीक है, अनस्टेडी, यहाँ वहाँ झूमते हुए चलना. देन अगेन स्टीप. स्टीप इज शार्प स्लोप, ढलान जिसे हम कह सकते हैं. स्पोक्स. स्पोक्स तो आपने सुना भी होगा, एनी ऑफ द बार्स कनेक्टिंग द हब टू द रिम ऑफ द व्हील. तो व्हील के साथ स्पोक्स लगे होते हैं ना, जैसे बाइक्स में स्पोक्स आपने देखे हैं वही. तो प्लॉडेड, वॉक, डॉजिडली, वर्क स्लोली बट स्टेडीली. तो डॉज यहाँ पे प्लॉज्ड है, प्लॉडेड. प्लॉडेड मीन्स वॉक, डॉजिडली, डॉजिडली मीन्स यहाँ वहाँ धक्के खा के चलना. देन आर्टिलरी, अ ब्रांच ऑफ एन आर्मी यूजिंग लार्ज गन्स एंड फाइटिंग. ये आर्टिलरी एक आर्मी का एक प्लाटून होती है जो वेपन्स लेकर चलती है. ठीक है. एंड फॉर्क्स आ गया, डिवाइडेड इनटू टू फॉर्क्स. देन टॉर्टोसा, अ सिटी ऑफ स्पेन. बार्सिलोना, अ सिटी ऑफ स्पेन. दीज आर द टू सिटीज ऑफ स्पेन. अगेन इज अनक्वाइट. अनक्वाइट इज अगेन, क्वाइट होता है शांत, अनक्वाइट opposite, that noisy or disturbance. Urged, urged, advised strongly. I urged him to do something. मैंने उसे मनाने की कोशिश की. The soldier urged the old man to leave the place. तो swayed मतलब moving gently to and fro, आगे पीछे. Easter Sunday, Sunday when Christ rose on the third day of his resurrection.
तो रिजरेक्शन जीसस क्राइस्ट की, जैसे क्रिश्चियंस का मान्यता है कि जीसस वाज क्रूसिफाइड, तो उसके तीसरे दिन वो अगेन जब उठे थे, उनका ये मानना है, तो उस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। फैसिस्ट आ गया सिस्टम ऑफ डिक्टेटरशिप। देन ओवरकास्ट कवर्ड विद क्लाउड्स, ओवरकास्ट कंडीशंस आपने सुनी है। एब्रो द नेम ऑफ अ रिवर, दिस इज द नेम ऑफ अ रिवर। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समरी पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, अब आप लोगों ने पूरा का पूरा स्टोरी जो है यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, एंड जो भी चीज़ें हैं, इफ़ एनी कन्फ्यूजन आती हैं यू कैन कंसल्ट स्कूल में थ्रू आवर व्हाट्सएप पर्सनल नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और जो भी इश्यूज़ है वो आपके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।